Please advise put side at tiny strike price if rate of change of COI by volume plus rate of change of COI by volume increase and ROC of premium increase, IV rate of change increase. Okay, IV is increasing, rate premium is increasing, COI by volume is here. These two decrease इस साइन ऑफ भाई ये कौन सा डिक्रीज, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आया आपका सवाल, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, आप प्लस करके कुछ लिख रहे हैं तो वो क्लियर नहीं है आपका सवाल. पुट साइड एट एनी स्ट्राइक प्राइस इफ ROC ऑफ COI बाय वॉल्यूम डिक्रीज. ओके, COI बाय वॉल्यूम डिक्रीज, ROC ऑफ प्रीमियम भी, ROC of premium increase, ROC of IV increase, ROC of COI, these three increase. This implies put buying. COI by volume decrease, ROC of premium increase, IV increase. तो ये यहाँ पुट बाइंग होता है. करेक्ट, दिस इज पुट बाइंग. जिस साइड भी हो रहा है, अगर ये कॉल साइड पे हो रहा है तो कॉल बाइंग है ये. फॉर कॉल साइड स्कोर प्रीमियम डिके, ऑल स्ट्राइक प्राइस प्लस IV चेंज, ऑल स्ट्राइक प्लस देन सेम प्रोसीजर फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी. जी हाँ, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी सेम प्रोसीजर होगा. FII व्यूज ऑन ऑल थ्री सेगमेंट्स चेंजेस, दिस रिवर्सल साइन फॉर मार्केट. क्या लॉन्ग वाले क्लाइंट्स ने पुष्पा फिल्म देख के उन्होंने FII को झुका दिया? भाई इसमें इन्होंने आज कोई वो थोड़ी किया है, इन्होंने सिर्फ लिक्विडिटी एब्जॉर्ब किया. अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की गई है, मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन जो कि 100% गलत भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, इनका कोई व्यू चेंज नहीं हुआ. इनका FII का जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, मार्केट से पूरी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना. उसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि मार्केट नैरो रेंज के अंदर है, मार्केट बड़ा मूव ना दिखाए. तो आज उनका केवल ये टास्क था. अगर हम इस टास्क को देखें तो इससे हम नहीं कह सकते कि उनका व्यू चेंज हो चुका है, क्योंकि आज जो उनको टास्क दिया गया था या जो टास्क वो करने आए थे, वो केवल यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी को सक करने आए थे. चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो कैश सेगमेंट हो. तो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन क्यों किया? वो मार्केट को नैरो रेंज में रखने के लिए. अब उनका क्या फ़ायदा हुआ वो हमें थोड़ा सा और डीप डाउन करके समझना पड़ेगा कि उनको आज एक्चुअली क्या फ़ायदा हुआ ये करके. तो वो एनालिसिस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन उनका कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा कि जो उन्होंने आज ये सब किया. तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 100% गलत हो सकता है. इज देर एनी स्ट्रेटेजी और डेटा पॉइंट दैट कुड हेल्प ऑप्शन बायर? भाई यहाँ पे IV स्क्वीज जो है वो एक सबसे बेस्ट तरीका होता है. IV स्क्वीज जब बने, लेकिन आज IV स्क्वीज मॉर्निंग में बना भी था, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा मूव नहीं आया मार्केट में. यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुई थी, यहाँ पे एक IV स्क्वीज बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूव केवल 20-30 पॉइंट का ही था. उसके बाद वापस फिर स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हो गई. यहाँ पे IV स्क्वीज बना था और केवल 30 पॉइंट की मूवमेंट हुई. तो आज बेसिकली IV स्क्वीज ने भी काम नहीं किया. तो दोस्त, ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे पहली चीज़, एक्सपायरी के अंदर ऑप्शन बाइंग करना वो बहुत बड़ा रिस्क है. अगर आप इंदा बनी के अंदर भी करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे मोमेंटम को कैप्चर करना ज़रूरी है. अगर मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में, जैसा कि आज था कि अब मोमेंटम ही नहीं था मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता. ये काफ़ी खेद की बात है. And can normalization be done in range of 0 to 100 because using Z score after addition very small number is coming? जी हाँ, ये 0 to 100 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप सेम रूल अप्लाई करिए हर जगह. एट 2:55 PM एग्रेसिव सेलिंग ऑन कॉल साइड, 20 मिनट में 28 रुपये का प्रीमियम खा गए. जी यहाँ पे ये आप ये वाला मूव कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी मेरी उम्मीद जगी थी कि यहाँ पे इस पॉइंट के बाद कि मार्केट नीचे शायद मूव दिखा दे. यहाँ पे कॉल राइटिंग की गई थी, लेकिन एग्रेसिव कॉल राइटिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मार्केट न्यूट्रल पॉइंट को टच करके स्टेबल हो गई. गुड इवनिंग सर, हैप्पी होली जी. हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी होली की. आज कॉल आई ऑल्सो एक्सपेक्टिंग डाउन मूव. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन बायर एंड हैड सम लॉस, बट नेवर माइंड, अनदर डे ऑफ लर्निंग. भाई देखिए, अब ये ऐसे दिन का तो कुछ नहीं कर सकते जब ऑप्शन बायर्स, मतलब कोई एक आ ही जाए मार्केट में, कोई खिलाड़ी के भी आज मैं ऑप्शन बायर्स की वॉट लगा के जाऊंगा, तो वो लगा के फ्रॉम क्लाइंट टू देमसेल्फ. जी ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो आज लिक्विडिटी को सक कर रहे थे.
एनी स्ट्राइक प्राइस इफ COI बाय वॉल्यूम ROC एंड COI, भाई COI का कोई रेलेवेंस नहीं है, COI बाय वॉल्यूम ROC इंक्रीज, प्रीमियम IV दीज टू डिक्रीज। ओके, COI बाय वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, IV डिक्रीज हो रहा है। तो भाई ये जो है ये एक अनवाइंडिंग का नहीं, ये पुट राइटिंग का नहीं है, यहाँ पे COI बाय वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये किस साइड, मतलब ये कौन सी साइड की आप बात कर रहे हैं? वो साइड तो ना अच्छा, आप पुट साइड की बात कर रहे हैं, तो COI बाय वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली ये पुट राइटिंग की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। ये जो आप सिनेरियो बता रहे हैं, ये पुट राइटिंग की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। सेम थिंग हैपन्स व्हेन एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। जी हाँ, सेम थिंग हैपन्स व्हेन एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। So whenever you say that's my view based on data point and my interpretation, I may be 100% look, that's humbleness for retailers. Thanks for educating retailers। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्त, क्या होता है कि ये इंटरप्रिटेशन हर किसी की अलग अलग हो सकती है। मैंने केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है आपको। अगर वो लगता है कि जस्टिफाइबल है या लॉजिकल है तो आप उसको। सर आज जब कभी बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी हाई है तो इसका आप कैसे पता करते हैं? भाई वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी हाई, अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी अगर आप कोई एनालिसिस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप IV का ROC कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे IV के ROC के अंदर आपको ना जो प्लॉट करेंगे आप ग्राफ, वो ऐसे दिखाई देगा, मतलब वो जैसे वो होता है ना ECG होती है, तो ऐसे दिखाई देगा। नॉर्मली अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो छोटे छोटे ऐसे मूव्स ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऐसे दिखते हैं, छोटे छोटे मूव्स। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो बड़े बड़े मूव्स ऊपर नीचे ऐसे वो बड़े बड़े मूव्स दिखते हैं। तो आप IV के ROC से भी पता लगा सकते हैं, प्राइस एक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कम है या ज़्यादा। अगर बोथ साइड पर COI बाय वॉल्यूम लगभग सेम है तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि आज हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। भाई केवल COI बाय वॉल्यूम से आप कुछ भी नहीं कंक्लूड कर पाएंगे, ये एक गलत तरीका है। आपको IV, प्रीमियम डीके सब देखना पड़ेगा। फेड विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बाय 2.8% बाय 2023। भाई ये तो हम कल भी चर्चा कर चुके हैं, मार्केट उसमें ग्रीन में जा रही है। एक्सपायर यानी इनिशियल साइन ऑफ डिके, भाई कौन सा, मतलब आप किस समय की बात कर रहे हैं? अगर FIs ने लॉन्ग पोजीशन बाय करी है तो क्लाइंट्स को तो मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, आपका व्यू क्या है? भाई ये केवल देखिए क्या है, यहाँ कोई फ्रेश पोजीशंस थोड़ी बनी है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है। मतलब इसको लेमन टर्म में समझा जाए, ये जो पूरा सेटअप है आज का, ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस का एक्सचेंज ऑफ हैंड है। तो यहाँ पे कुछ नया तो हुआ ही नहीं आज, ना कोई क्लोज की गई ना कोई फ्रेश बनाई गई, वो केवल एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है। तो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स के अंदर आप इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इसका हम ये नहीं कंक्लूजन निकाल सकते कि ये इसके लिए बुलिश है उसके लिए बियरिश है, जब तक यहाँ पे कोई मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, कोई नया मनी फ्लो तो हुआ ही नहीं, मनी फ्लो तो न्यूट्रल है एज सच। जिसने सेल किया दूसरे ने उसी के ऊपर बाय कर लिया, बट नया तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल है ये सब। IV squeeze to be checked at all strike price on one side, both side, और strike price which have maximum IV। भाई ये फिर वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ATM प्लस माइनस 2 के ऊपर आप देखिए, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है।